आज हम उन दो अदृश्य ताकतों की पड़ताल कर रहे हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। एक वो है जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सफर करती है और हमें अपने आसपास की हर चीज देखने में मदद करती है। यानी प्रकाश। हाँ, प्रकाश। और दूसरी वो ताकत है जो तारों के अंदर मतलब चुपचाप बहती है लेकिन हमारे गैजेट से लेकर पूरे शहर को जिंदा रखती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, लेकिन आज हम समझेंगे कि इनके पीछे के जो नियम हैं वो कितने शानदार और चालाकी से भरे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास विज्ञान की कुछ पाठ्य पुस्तकें और नोट्स हैं और हमारा मिशन है इनमें छिपे सबसे दिलचस्प आइडियाज को बाहर निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि एक ही सिद्धांत यानी रिफ्लेक्शन से बना हुआ शीशा एक डेंटिस्ट को दांत का बड़ा और साफ व्यू कैसे दे देता है, जबकि वही सिद्धांत गाड़ी के साइड मिरर में पूरी हाईवे का एक छोटा सा व्यू दिखाता है। ये दोनों इतने अलग काम कैसे करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब रिफ्लेक्शन के बहुत ही सरल नियमों में छिपा है। देखिए, पहला नियम तो ये है कि प्रकाश किसी भी चमकीली सतह पर जिस एंगल से टकराता है ठीक उसी एंगल से वापस लौटता है। अच्छा। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। और दूसरा नियम यह है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर जो एक सीधी रेखा हम कल्पना करते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। ओके, ये तो हुआ हमारे घर का शीशा, मतलब प्लेन मिरर, जिसमें सब कुछ सीधा और बराबर दिखता है। हाँ। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये शीशा सपाट न होकर घुमावदार हो जाता है ना? जैसे एक चम्मच। बिल्कुल, चम्मच का जो अंदर धसा हुआ हिस्सा है वो अवतल यानी कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है और बाहर उभरा हुआ हिस्सा उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर की तरह। लेकिन इन दोनों के असर को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कौन सा? रियल और वर्चुअल इमेज का फर्क। हाँ, ये स्कूल में हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, इसे महसूस करने का कोई आसान तरीका है? सबसे आसान तरीका यह है, अगर आप किसी इमेज को कागज के पर्दे पर या दीवार पर उतार सकते हैं तो वो एक रियल इमेज है। जैसे सिनेमा हॉल में? बिल्कुल, जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक रियल इमेज बनाता है। लेकिन क्या आप बाथरूम के शीशे में दिख रहे अपने अक्स को किसी कागज पर उतार सकती हैं? नहीं, वो तो शीशे के अंदर फंसा हुआ लगता है। एग्जैक्टली। वो इमेज असल में वहां है ही नहीं, बस वहां होने का एक भ्रम पैदा करती है। वो एक वर्चुअल इमेज है। अच्छा। और एक और बात, रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती हैं और वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी। बस ये छोटा सा फर्क याद रखना है। गॉट इट। तो अब चम्मच पर वापस आते हैं। चम्मच का अंदरूनी हिस्सा मतलब कॉन्केव मिरर प्रकाश के साथ क्या करता है? कॉन्केव मिरर की खासियत है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की सारी किरणों को ना एक जगह इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। एक ही पॉइंट पे? हाँ, एक ही पॉइंट पर। और इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और इसी एक गुण की वजह से इसके इस्तेमाल की अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। जैसे कि टॉर्च? हाँ, जैसे टॉर्च या गाड़ी की हेडलाइट को देखिए, बल्ब को ठीक फोकस पर रखा जाता है ताकि उससे निकली किरणें दर्पण से टकराकर एक शक्तिशाली सीधी बीम में बदल जाएं और दूर तक जाएं। अच्छा, तो ये लाइट को एक जगह जमा करता है। लेकिन फिर शेविंग मिरर या डेंटिस्ट का मिरर कैसे काम करता है? वो तो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पर असली जादू है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वस्तु को दर्पण के कितने पास या दूर रख रही हैं। जब आप किसी चीज को कॉन्केव मिरर के फोकस के अंदर ले आती हैं, मतलब बहुत करीब, तो वो अचानक एक बड़ी सीधी और वर्चुअल इमेज बनाने लगता है। डेंटिस्ट के टूल की तरह चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है। बिल्कुल। अब चम्मच के दूसरी तरफ आते हैं, यानी उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव मिरर के ठीक उल्टा काम करता है। ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने के बजाय बाहर की ओर फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। और शायद इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर पर वो चेतावनी लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये सच्चाई को थोड़ा तोड़ मरोड़ क्यों देता है? इसके पीछे क्या ट्रेड ऑफ है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक छोटी, सीधी और वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अपने छोटे से आकार में बहुत बड़े एरिया का व्यू दिखा सकता है। अच्छा।
तो एक ड्राइवर अपनी छोटी सी साइड मिरर में पीछे की पूरी सड़क, कई सारी गाड़ियां सब देख पाता है। मतलब ये एक सेफ्टी फीचर है जो फिजिक्स से निकला है। हम दूरी के सही अंदाजे को कुर्बान कर रहे हैं ताकि हमें एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिल सके। एग्जैक्टली। सुरक्षा के लिए ये एक बहुत जरूरी ट्रेड ऑफ है। अगर वहां प्लेन मिरर लगा होता तो ड्राइवर को सिर्फ अपने पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा ही दिखता, पूरी सड़क नहीं दिखती। कमाल है कि कैसे एक साधारण सा घुमाव हमारे देखने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन आपने जिन टॉर्च और हेडलाइट्स का जिक्र किया, वो प्रकाश पैदा करने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें हमारी कहानी के दूसरे हिस्से पर ले आती है, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, प्रकाश की तरह ये भी अदृश्य है, लेकिन इसका असर हर जगह है। स्रोतों में इसकी तुलना पानी के बहाव से की गई है, जो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ओके। जैसे पाइप में पानी बहता है, वैसे ही तार में चार्ज बहता है। इसी चार्ज के बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन जैसे पानी अपने आप नहीं बहता, उसे बहाने के लिए एक तरफ दबाव ज्यादा और दूसरी तरफ कम होना चाहिए, या एक सिरा ऊंचा और दूसरा नीचा होना चाहिए। तो बिजली के लिए ये पंप या दबाव का काम कौन करता है? ये काम करती है बैटरी या हमारे घरों में आने वाली पावर सप्लाई। ये तार के दो सिरों के बीच एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर का अंतर पैदा करते हैं। इसी प्रेशर को हम पोटेंशियल डिफरेंस या आसान भाषा में वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज? हाँ, वोल्टेज ही वो धक्का है जो चार्ज को तार में बहने पर मजबूर करता है। तो इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हो गए। एक तो करंट I यानी चार्ज का बहाव। हाँ। दूसरा वोल्टेज V यानी वो धक्का जो बहाव पैदा कर रहा है। हाँ। और तीसरा किरदार कौन है? तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प किरदार है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R। ये तार का वो गुण है जो अपने अंदर से बहने वाले करंट का विरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। रुकावट की तरह? हाँ, आप इसे पाइप के अंदर की रुकावट या घर्षण की तरह समझ सकती हैं। हर चीज का अपना एक प्रतिरोध होता है। कॉपर जैसी धातुओं का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए वो अच्छी कंडक्टर है। और रबर या प्लास्टिक? वहीं रबर या प्लास्टिक का प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि वो करंट को लगभग पूरी तरह रोक देते हैं और इंसुलेटर कहलाते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज धक्का, करंट बहाव और रेजिस्टेंस रुकावट है। ये तीनों हमेशा एक तरह के, कह सकते हैं, एक नाजुक डांस में बंधे होते हैं, है ना? मुझे लगता है कि यहाँ का मुख्य आइडिया ये है कि किसी भी सर्किट में आप एक को दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं बदल सकते। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी रिश्ते को ओम का नियम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है V = IR। V = IR, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी इसका मतलब समझना है। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए परिणाम का नियम जैसा है। ये बताता है कि ये तीनों हमेशा एक संतुलन में रहेंगे। मतलब अगर किसी इंजीनियर को ज्यादा करंट चाहिए, लेकिन उसके पास जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ओम का नियम उसे बताता है कि उसके पास वोल्टेज बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। प्रिसाइसली। ये एक फंडामेंटल ट्रेड ऑफ है जो आपके फोन चार्जर से लेकर देश के पावर ग्रिड तक हर चीज को नियंत्रित करता है। और ये रेजिस्टेंस खुद भी कुछ चीजों पर निर्भर करता है, जैसे तार की लंबाई। तार जितना लंबा होगा, रुकावट उतनी ज्यादा होगी। तो एक लंबा तार एक लंबे और पतले पाइप की तरह है, जिसमें से पानी को गुजरने में ज्यादा मेहनत लगती है। और तार की मोटाई का क्या? हाँ, और तार जितना मोटा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जैसे एक चौड़े पाइप से पानी आसानी से बहता है। इसीलिए जहां ज्यादा करंट की जरूरत होती है, वहां मोटे तार इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा। और आखिर में मटेरियल की अपनी प्रकृति। हर पदार्थ की अपनी एक अंदरूनी रुकावट होती है, जिसे प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये सब बहुत दिलचस्प है। अब इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। हमारे घरों में इतने सारे उपकरण होते हैं, बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज। इन सबको सर्किट से जोड़ने का भी तो कोई तरीका होता होगा। मैंने सुना है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। हाँ, और ये तय करता है कि आपके घर की लाइटें कैसे काम करती हैं। सीरीज कनेक्शन में सारे उपकरण एक के बाद एक ही लाइन में जुड़े होते हैं। करंट के जाने का बस एक ही रास्ता होता है। अरे, ये तो दिवाली की लाइटों वाली बात हो गई। मुझे याद है, एक बार मैं अपने पापा के साथ पूरी शाम एक एक बल्ब को चेक करने में लगी रही थी, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कौन सा
एक बल्ब खराब है जिसने पूरी लड़ी को बंद कर दिया था। हाँ, उस एक अनुभव ने मुझे सीरीज सर्किट का मतलब किसी भी किताब से ज्यादा अच्छे से सिखा दिया। ये क्लासिक उदाहरण है। सीरीज सर्किट की यही सबसे बड़ी कमी है। एक भी चीज खराब हुई तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसके विपरीत हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल होता है। इसमें हर उपकरण अपनी अलग ब्रांच में जुड़ा होता है और हर उपकरण को पावर सोर्स से सीधे पूरा वोल्टेज मिलता है। इसीलिए घर में एक बल्ब फ्यूज होने पर पंखा या टीवी बंद नहीं होता। बिल्कुल। और इसका एक और बड़ा फायदा है, पैरेलल में जोड़ने पर सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे हर उपकरण अपने जरूरत के हिसाब से करंट खींच सकता है। और सीरीज में इसका उल्टा होता है। हाँ, सीरीज में कुल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है। अब एक और पहेली पर आते हैं जो इसी रेजिस्टेंस से जुड़ी है। मेरा टोस्टर अंदर से एकदम लाल होकर गर्म हो जाता है, लेकिन जिस तार से वो प्लग से जुड़ा है वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों से एक बराबर करंट बह रहा है? अब सारे अक्षरों को भूल जाइए। इसमें सबसे जरूरी हिस्सा है I², यानी करंट का स्क्वायर। करंट का स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप करंट को दोगुना करेंगे तो गर्मी दोगुनी नहीं बल्कि 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना? हाँ, और अगर करंट 3 गुना करेंगे तो गर्मी 9 गुना हो जाएगी। ये एक जबरदस्त मतलब विस्फोटक बढ़ोतरी है, और यही वो राज है जो हर हीटर और टोस्टर के अंदर छिपा है। वाह! तो गर्मी करंट के साथ बहुत तेजी से बढ़ती है। हाँ, अब आपके सवाल का जवाब। टोस्टर के अंदर जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम जैसी एक खास मिश्र धातु से बनी होती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके। लेकिन जो पावर कॉर्ड है वो कॉपर का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। करंट आई तो दोनों में से एक बराबर बह रहा है, लेकिन जूल के नियम के मुताबिक ज्यादा रेजिस्टेंस के कारण लगभग सारी गर्मी नाइक्रोम कॉइल में पैदा होती है, कॉपर की तार में नहीं। तो ये जानबूझकर किया गया डिजाइन है। हम ज्यादा रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि वो गर्म हो सके। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, पानी गर्म करने की रॉड सब इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वो पुराने जमाने का पीला वाला बल्ब भी। अच्छा। उसके अंदर का जो पतला सा तार होता है, फिलामेंट, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस जितना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा? हाँ, तो जब उससे करंट गुजरता है तो वो इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है और रोशनी देने लगता है, पर पिघलता नहीं है। लेकिन ये गर्मी वाला असर हमेशा फायदेमंद तो नहीं होता होगा। जैसे जब पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली लंबी तारों के जरिए आती है, तब भी तो तार गर्म होते होंगे। हाँ, और वो एक बड़ी समस्या है। वो गर्मी असल में ऊर्जा का नुकसान है। वो एनर्जी है जो हमारे किसी काम आने के बजाय बस हवा में बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इंजीनियर हमेशा ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे इस नुकसान को कम किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक ही समय में हीरो भी है और विलन भी है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे प्रकाश के परावर्तन का एक सरल सा नियम बस सतह को थोड़ा घुमा देने से हमें दुनिया को अलग-अलग तरीकों से देखने में मदद करता है। चाहे वो गाड़ी का वाइड एंगल व्यू हो या शेविंग मिरर का क्लोजअप। और हमने ये भी समझा कि कैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का एक जटिल डांस जिसे ओम का नियम कंट्रोल करता है, हमारे हर उपकरण की जान है। और कैसे वही रेजिस्टेंस कहीं हमारे लिए टोस्टर में गर्मी पैदा करता है तो कहीं पावर लाइंस में ऊर्जा का दुश्मन बन जाता है। वैसे आज की चर्चा से एक विचार मन में आता है। बताइए। हमने देखा कि प्रतिरोध का इस्तेमाल टोस्टर में जानबूझकर गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन बिजली के तारों में यही प्रतिरोध ऊर्जा के नुकसान का कारण बनता है। हाँ। किसी भौतिक गुण का इस तरह दो धारी तलवार होना, एक जगह उपयोगी और दूसरी जगह एक चुनौती, ये इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का एक केंद्रीय विषय है। क्या हमारे दैनिक जीवन में कोई और ऐसी घटना है जो इस तरह के विरोधाभास को दर्शाती है? इस पर सोचिएगा।